नमस्कार, मैं आकाश पाठक आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए एमपीपीएससी 2022 को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और ये न्यूज़ इतनी बड़ी थी कि मुझे आपके सामने उपस्थित होना पड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया जाए। इसलिए आज आप सभी के सामने यहाँ पर एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जिसमें मैं एमपीपीएससी 2022 को लेके आपको मामला बताऊंगा। हाल ही में मध्य प्रदेश पीएससी 2022 संपन्न हुई थी और उसके संदर्भ में जब इसका आंसर की जारी की गई तो उसमें दो प्रश्न डिलीट किए गए थे। एक भारत छोड़ो आंदोलन और दूसरा प्रश्न था राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन और क्विट इंडिया मूवमेंट। ये दो प्रश्न को लेकर बड़ा ही चर्चा चली थी और बहुत विवाद खड़ा हुआ क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट जो थी उस प्रोविजनल लिस्ट में देखा जाए तो पहले ये दोनों आंसर को सही माना गया था, यानी कि इनके आंसर जो थे 9 अगस्त 1942 एंड 1 फरवरी 1994। लेकिन जब फाइनल आंसर की जारी की गई लोक सेवा आयोग के द्वारा तो देखने को मिला कि इन दोनों प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया। बड़ा ही राजनीति हुई, पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पर तंज कसा, मीडिया का अच्छा कवरेज मिला है और हम सब ने मिलकर इस मुद्दे को उठाया कि जो प्रश्नों के उत्तर सही दिए गए थे फिर आखिर क्यों उनको डिलीट किया गया है, क्योंकि एक और दो प्रश्नों से हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। और आखिर उसके बाद में हमने इसको किया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चैलेंज किया। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई हैं। इसके संदर्भ में ये जो जिस याचिका के बारे में बताने जा रहा हूं मैं आपको, इसकी चर्चा करते हैं। एमपीपीएससी 2022 को लेकर माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। डिलीट प्रश्नों पर याचिका लगाने वाले छात्र जो होंगे उन छात्रों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश माननीय हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दिया है। आगे ऑर्डर क्या आया है उसकी डिटेल हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि विभिन्न याचिकाएं लगी हैं, अलग अलग जगहों पर याचिकाएं लगी हुई हैं। जबलपुर में भी लगी हैं, इंदौर में भी लगी हैं। इंदौर में जो याचिका थी वो याचिका लगी है एडवोकेट विभोर खंडेलवाल सर के द्वारा और उनकी टीम जो है जयेश गुरनानी सर, आशीष अग्रवाल सर और अन्य जो उनके वकील हैं उनके माध्यम से ये याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में दायर की गई थी। और इस याचिका में इन दो प्रश्नों को उठाया गया था कि इन प्रश्नों की वजह से हमारे जो याचिकाकर्ता हैं वो मुख्य परीक्षा देने से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसको लेकर कल दिनांक 22 सितंबर 2023 को रात्रि में इस पे ऑर्डर 21 तारीख का था और कल 22 तारीख को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पे ये अपलोड हुआ। और वो जो ऑर्डर आया था वो बड़ा ही राहत देने वाला ऑर्डर आया था और उसमें एमपीपीएससी 2022 के ऐसे याचिकाकर्ता जो कुछ प्रश्नों से या डिलीट प्रश्नों की वजह से रह गए हैं उन याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश माननीय कोर्ट ने दिया हुआ है। ऑर्डर पे आते हैं हम, ऑर्डर को आपको डिटेल में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल चर्चा बता दूं कि ये जो दो प्रश्न थे इनको लेकर हम शुरुआत से लड़ रहे थे और कह रहे थे कि विभिन्न सोर्सेस के माध्यम से स्पष्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान और बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुई उससे पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 8 अगस्त 1942 को सीडब्ल्यूसी ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। यानी सीडब्ल्यूसी क्या होती है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो आज भी वर्तमान में है। और उस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को निर्णय लिया और तत्पश्चात 9 अगस्त 1942 को, कब? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। जब ये प्रश्न आया तो उस प्रश्न के ऑप्शन में 9 अगस्त 1942 भी दिया गया था। अधिकतर छात्रों ने इस उत्तर को चयनित भी किया था। बावजूद इसके प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसको सही माना, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी जो कि फाइनल उत्तर कुंजी होती है उसमें इस प्रश्न को डिलीट कर दिया।
अब हम आपको बताते हैं जो सोर्सेस हमने कोर्ट में लगाए हैं और अभी एडवोकेट के माध्यम से माननीय हाईकोर्ट इंदौर बेंच में रखे गए हैं और जबलपुर बेंच में भी रखे जा रहे हैं। तो उन सोर्सेस में यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी संसाधन, कोई भी सोर्स है, भारत सरकार यदि उसका प्रमाणित सोर्स देती है तो उससे बड़ा कोई सोर्स हो नहीं सकता है। सबसे पहले मैं आपको यहां बता दूं कि भारत सरकार का कार्मिक मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो है, उसके द्वारा ये जारी किया गया पत्र है, भारत सरकार का है, बकायदा संख्या नंबर भी लिखा हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसमें आपको हम बताते हैं कि यहां पे उल्लेख किया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसी घटना थी जिसे अगस्त क्रांति आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 9 अगस्त 1942 को हुई थी। यानी कि भारत सरकार जो है, भारत सरकार कह रही है, भारत सरकार का कार्मिक मंत्रालय कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या कह रहा है कि नहीं, ये प्रश्न जो है 9 अगस्त 1942 नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया जाता है। आगे आते हैं, ये पहला सोर्स मैं आपको बता रहा हूं यहां से। इसके बाद में आते हैं सेकंड सोर्स पे, आईटीआई के थ्रू है ये, और इसमें भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली, जिसको अभी हम नाम परिवर्तित हो गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, अब इसको एचआरडी मिनिस्ट्री की जगह क्या कहते हैं हम, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं। तो भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी शुरुआत कब से हुई थी? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कहां लिखा है ऐसा? ऐसा लिखा हुआ है, देखिए, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 9 अगस्त 1942। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब शुरू किया गया था, कब लॉन्च हुआ था? 9 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया था। और ये कौन कह रहा है? भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, जिसको पूर्व में एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। वो कह रही है भारत सरकार की ये मंत्रालय कि 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। बट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कह रहा कि नहीं, 9 अगस्त 1942 से शुरू नहीं हुआ। आगे चलते हैं हम, अगला आपको सोर्स बताते हैं। ये जो सोर्स हमने कोर्ट में लगाए हुए हैं, अगला सोर्स है हमारा भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली। भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है वो एक पत्र जारी करता है और उसके सेक्रेटरी जो है एनके सिन्हा साहब, ठीक है, आईएएस ऑफिसर हैं, और इनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया और इसमें लिखा हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। ओके, सो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट का है, इसमें भी इसका मैंने आगे का पेज इसमें अटैच नहीं हो पाया है, जिसमें 9 अगस्त 1942 का मेंशन किया हुआ है। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है। इसके बाद में यदि हम आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ये जारी किया गया और इसमें बताया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसलिए यहां पे इन्होंने क्या किया कि ये प्रोग्राम चलाया था 9 अगस्त 2017 से, उसके संबंध में जारी किया गया ये पत्र था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। तो इसमें भी पूरा वर्णन किया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, है ना, 9 अगस्त से
2017 से प्रोग्राम इनका लॉन्च किया गया था। इसके बाद आते हैं हम आधुनिक भारत के इतिहास की एनसीईआरटी की क्लास, एनसीईआरटी की बुक जो है 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक है। और इस बुक में इसमें भी पेज अटैच नहीं है, और इस बुक में भी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूरा दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था। 9 अगस्त 1942 को हुआ था। अब बात करते हैं अगले सोर्स की। भारत छोड़ो आंदोलन की 1992 में 1992 में 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। जब 50वीं वर्षगांठ मनाई गई 1992 में, तो उसके लेकर एक आदेश जारी किया गया 15th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। उसको लेकर लोकसभा में एक पत्र जारी भी किया गया है। तो लोकसभा का हमारे पास में वो पत्र भी है। 15th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1942। ध्यान देना, कब? 9 अगस्त 1992 ये उस समय पे जारी किया गया था, 1992 में 15th एनिवर्सरी पे। तो ये कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 9 अगस्त 1942 को। आगे देखते हैं। और ये लोकसभा का है। आप देखिए, लोकसभा सचिवालय के द्वारा जारी किया गया पत्र था ये। 50वीं वर्षगांठ जब मनाई गई 9 अगस्त 1992 को। एंड ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक पत्र लिखा गया था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं, और इनके द्वारा भी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जब लिखा गया तो इन्होंने भी उल्लेख किया था कि द 9th of August इज अ स्पेशल डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और इस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। ओके, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एडॉप्टेड ऑन द नाइट ऑफ, एंड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एडॉप्टेड क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। और ये रेजोल्यूशन जो है 9 अगस्त से शुरू हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये प्राइम मिनिस्टर का आपका रेफरेंस है। इसके बाद में आते हैं हम, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी उसमें दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था शुरू में ही। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या किया था? फैसला दिया, वो डिसीजन लिया था, और 9 अगस्त से शुरू हुआ था। ओके, इसके बाद आता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसके लिए हमारे पास में ये गजट नोटिफिकेशन है, राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया था 1 फरवरी 1994 को। ओके, दूसरा है मध्य प्रदेश में पंचायतों के प्रथम आम चुनाव जो हुए थे मई जून 1994 का, उसका प्रतिवेदन का दिया हुआ है। तो इसमें भी पूरी डिटेल में इसके बारे में वर्णन किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग का। अब राज्य निर्वाचन आयोग में एक प्रश्न लोग उठा रहे हैं कि भाई उसका गठन और अस्तित्व को लेकर। तो जब उसका गठन जो है 1 फरवरी 1994 को हो गया था, 15 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अपना पदभार ग्रहण किया था। क्या किया था? पदभार ग्रहण किया था। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिस दिन कोई ऑफिसर जिस पद के लिए वो बनाए गए हैं वो उस दिन पदभार ग्रहण करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, उसी दिन से वो अस्तित्व में आएगा। अस्तित्व में ये 1 फरवरी 1994 को ही आ चुका था। इसलिए गठन और अस्तित्व के शब्दों के, है ना, इसमें आदमी को जो है ना यहाँ वहाँ घुमाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि वो 1 फरवरी 1994 ही उसका आंसर होगा। अब ये मैं सोर्सेस बताया हूं आपको। अब मैं बताता हूं कि इन सोर्सेस को माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में एडवोकेट विभोर खंडेलवाल सर और जयेश गुरनानी सर के माध्यम से रखा गया, और इसमें एडवोकेट जयेश गुरनानी सर के द्वारा इसमें आर्ग्यूमेंट किया गया। और आर्ग्यूमेंट करते समय उन्होंने ये पूरे जो सोर्सेस थे, इसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है सोर्सेस की जो वहां पे दस्तावेजों को रखा गया कोर्ट में। और दस्तावेजों को रखने के बाद उन्होंने अपना आर्गुमेंट किया, और उस आर्गुमेंट में उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रश्न जो हैं इनका उत्तर जो है
इनका उत्तर बिल्कुल सही दिया गया था प्रोविजनल उत्तर कुंजी में, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी में इनको डिलीट कर दिया गया, जिससे हमारे याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो प्रीलिम्स डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं 1 या 2 नंबर से। सुनवाई हुई। सुनवाई होने के पश्चात हमारे जो एडवोकेट थे, इसमें एडवोकेट की तरफ से ये बात रखी गई, चूंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी 2022 की परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा, वो 30 अक्टूबर 2023 से 4 नवंबर 2023 के बीच में लेने जा रही है। इसकी मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2023 को निर्धारित किया गया है। ऐसी स्थिति में इंटरिम रिलीफ जो मांगी गई थी, इंटरिम रिलीफ मांगी गई थी कि इस परीक्षा को स्टे किया जाए। क्या किया जाए? वर्तमान में जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती है, ऐसी स्थिति में, क्योंकि कई विद्यार्थियों के भविष्य का यहाँ पे प्रश्न उठता है, इसलिए इस परीक्षा को क्या किया जाए? स्टे किया जाए और सुनवाई के पश्चात, अंतिम निर्णय आने के पश्चात आगे डेट पे एग्जाम करवाई जाए। माननीय हाईकोर्ट में प्रार्थना करने के पश्चात और उनको यह भी बताया गया कि 25 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इस पर और हमारी जो मेन इसमें रिलीफ जो मांगी गई थी एडवोकेट के माध्यम से, वो रिलीफ मांगी गई थी कि इसमें हमारे जो याचिकाकर्ता हैं, इनको मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में ये मामला था और इंदौर बेंच में था। जब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस पर सुनवाई की तो उन्होंने परीक्षा को 30 अक्टूबर से ही यथावत है, मतलब यानी कि उस पर स्टे लगाने से मना किया। लेकिन जो मेन रिलीफ थी, जो मांग की गई थी कि हमारे याचिकाकर्ता जो पिटिशनर हैं, उनको मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए, तो उनको मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश माननीय हाईकोर्ट ने दिया है। यह बहुत बड़ी राहत की बात है। और यहां पे आप देखोगे, ये इन द हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट इंदौर 21/9/2023 की सुनवाई का था। 22 तारीख को इसका ऑर्डर आया। Learned Counsel for the respondent Madhya Pradesh Public Service Commission is directed to place on record the relevant material relating to the subject expert committee that the objection as raised by the petitioner in the respect of question number 80 and 85 of set C, 43, 91 of set D have been dealt with the let the material be प्रोड्यूस्ड ऑन 27/9/2023। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कहा गया कि जो माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, उसने यहाँ पे आदेश किया, और आदेश क्या किया? आदेश किया कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से कहा है कि आपकी जो एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी का जो ऑब्जेक्शन जो उठाए गए हैं, उसमें आपने क्यों डिलीट किया है, क्या एक्सपर्ट कमेटी ने डिसीजन लिया है, उसको माननीय हाईकोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। यह आदेश भी दिया, यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से यहां पे जवाब मांगा गया है। उसके बाद यदि हम बात करें आगे, उन्होंने लिखा है कि सिंस द काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैव आल्सो रेज्ड द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉर्म मेंस एग्जामिनेशन इज ऑन 25/9/23, कि जो काउंसिल है पिटिशनर के, याचिकाकर्ता के वकील, उन्होंने इस बात को उठाया चूंकि इसकी फॉर्म भरने की मुख्य परीक्षा की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है, इसलिए 25/9/23 एज एन इंटरिम मेजर्स इट इज डायरेक्टेड दैट द फाइनली, वर्ड पे ध्यान देना, finally the petitioner are allowed by the respondent to participate in the main examination। यानी कि जब तक इस फैसले पे पूरा फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है, तब तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को आदेशित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि वो पिटिशनर को मुख्य परीक्षा में शामिल करें। तो बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि क्यों कुछ नहीं होता है कोर्ट में जाने से, ये लड़ने से कुछ नहीं होता है, वो तो केस लगाने के लिए और उसको वो ये है वो है, दुनिया भर की बातें करते हैं। जब जीवन में कुछ नहीं करोगे तो कैसे कुछ होगा? जब कुछ करोगे तभी तो कुछ होगा।
हर व्यक्ति का अपना एक राइट है लड़ना, और जब आपको पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, गलत निर्णय लिए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति पे न लड़ना तुम्हारी कायरता दिखाती है। तुम्हारा किताबी ज्ञान बताता है कि केवल उस किताबें रटना जानते हो आप, और वो भी तुम्हारे आंसर जो हैं किताबों के रटे हुए, उनको भी सामने वाला सही नहीं मान रहा है। कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, मतलब सिर्फ सरकारी नौकर बनना है, बस यही जीवन का उद्देश्य है, एक सरकारी सैलरी हमें मिलती रहे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये ऑर्डर इसलिए महत्वपूर्ण है कि सभी विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों ने याचिका दायर की है, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है। हमने जबलपुर हाईकोर्ट में इसके संबंध में याचिका दायर की है, और लगभग में 550 से अधिक छात्रों की याचिका मैंने दायर की। कितनी? 500 550, ओके, 550 से ज्यादा, ठीक है, स्टूडेंट्स की तरफ से हमने क्या किया है, एमपी हाईकोर्ट में, माननीय एमपी हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की है। ये याचिकाएं लगभग में दायर हो चुकी हैं, और लगभग में हमारी अभी तक 16 से 17 याचिकाएं जो हैं वो दायर हो चुकी हैं। इनके याचिका नंबर आ चुके हैं, और एक दो याचिकाएं और हैं, उनके भी नंबर आ जाएंगे। ओके, इसके बाद यदि हम बात करें आगो, तो जैसे ही ये याचिका नंबर सारे आ जाएंगे, और एक दो पे तो हमारी सुनवाई भी डेट लगी है जिस पे जवाब मांगा था। अब हम माननीय हाईकोर्ट में जबलपुर में ये इंटरिम ऑर्डर दिखा के कि माननीय हाईकोर्ट जबलपुर की इंदौर बेंच ने इस पे सिमिलर एक इंटरिम ऑर्डर पारित कर दिया है, इसलिए यहाँ पे हम माननीय हाईकोर्ट से प्रार्थना करते हैं कि जो याचिकाकर्ता यहाँ पर हैं उनका भी सेम इशू है, इसलिए इनको भी मुख्य परीक्षाओं में शामिल करने का आदेशित किया जाए। जब तक कि इस पे अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। सो ये सभी याचिकाओं में हम क्या करने वाले, मांग करने वाले हैं जबलपुर में, और निश्चित तौर पर इस पे जल्द ही आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी। अब आपके लिए एक बड़ा ही मन में प्रश्न उठ रहा होगा, और वो जो प्रश्न है वो इस बात को लेकर होगा कि 25 सितंबर 2023 तो लास्ट डेट है। लास्ट डेट है किसकी? मेंस के फॉर्म भरने की। बट निश्चिंत रहिए, ये लास्ट डेट जरूर है, लेकिन यदि फैसला 2-4 दिन बाद आता है, 5 दिन बाद आता है, 10 दिन बाद आता है, तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैंने शुरू से बोल के रखा है आप लोगों को कि आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। माननीय कोर्ट में समय लगता है, भारत में सारी चीजें हैं, आपको पता है, न्यायालयीन प्रकरण में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए यहाँ पे भी समय लगता है और लग रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि पहले ज्यूरिसडिक्शन के मामले की वजह से थोड़ा समय लगा, क्योंकि इसमें जबलपुर ज्यूरिसडिक्शन के ही छात्र अकेले नहीं थे, हमारे पास संपूर्ण मध्य प्रदेश के छात्र थे, अलग अलग जिलों के छात्र थे, जो ग्वालियर ज्यूरिसडिक्शन के भी थे, इंदौर ज्यूरिसडिक्शन के भी थे। वहां पे आवेदन लगा के फिर माननीय चीफ जस्टिस साहब ने उसको एक समय के बाद में उस पे अप्रूवल दिया, और वो अप्रूव होने के बाद में हमारी याचिकाएं लगना शुरू हुई हैं, और याचिका का एक क्रम रहता है कि वो चेक होती हैं पूरा सिस्टम से सारी चीजें, इसलिए समय लगा है। लेकिन मैं बात कर रहा था यहाँ पे लास्ट डेट की, तो जब भी इंटरिम ऑर्डर आपके रिलेटेड, आपके प्रश्नों के रिलेटेड जैसे ही माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा, तो आपके मेंस के फॉर्म भरने के लिए भी निर्देशित किया जाएगा माननीय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को कि वो इतने समय तक कम से कम उन बच्चों के फॉर्म भरवाने के लिए मेंस के फॉर्म की लिंक ओपन करवाएं। तो पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा, और ये कोई पहली बार नहीं होगा। बहुत से मामलों में जब कोर्ट के आदेश आते हैं तो वो हमने देखे हैं कि 2-2 दिन पहले तक भी उनको फॉर्म की लिंक ओपन करके और फॉर्म भरवाने पड़ते हैं। तो इस चीज को लेकर आप लोगों को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि मेंस के फॉर्म की डेट 25 सितंबर है, तो अब हम क्या करेंगे 25 के बाद। आप कुछ मत करो, आप करो तैयारी,
और अभी तक जो भी छात्र बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे थे तो वो शुरू कर दो, अपना तैयारी शुरू करो, अच्छे से सारी चीजें करो। और जल्द ही आपकी कोई भी तैयारी में भी कोई मदद की आवश्यकता होगी तो आप बताना, सारी चीजें की जाएंगी और आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन स्टूडेंट्स को लग रहा था कि कुछ होगा नहीं, लेकिन कल के बाद जब मैंने मैसेज शेयर किया उसके बाद से मेरे पास कॉल मैसेजेस दुनिया भर के आ रहे हैं कि अब हम क्या करें, हमारा भी 1 नंबर से रह गया है, हमारा भी 2 नंबर से रह गया है, अब ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी पिटीशन में पिटिशनर नहीं है, पिटिशनर नहीं है, अभी जो भी हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं इसमें पिटिशनर नहीं है, लेकिन ऐसे छात्र मात्र 1 क्वेश्चन से रह गए हैं या 2 क्वेश्चन से रह गए हैं, ऐसे छात्रों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स किसी कुछ लोगों के, सीमित लोगों के नहीं होते हैं, हर व्यक्ति का अधिकार है और हर व्यक्ति जो है माननीय कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा धैर्य रखना है कि जबलपुर हाई कोर्ट से जैसे ही जिस तारीख को इंटरिम ऑर्डर जारी होगा और इंटरिम ऑर्डर में इनको शामिल करने का ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपके लिए जो है ना, जैसे इन लोगों के लिए सबके लिए ग्रुप्स बना दिए थे, सारी चीजें आपके लिए मैं ग्रुप बना दूंगा एक नया फ्रेश, तो उसमें आपकी पिटीशन लग जाएंगी। इंदौर हाईकोर्ट में लगाना है, जबलपुर हाईकोर्ट में लगाना है, कहां लगाना है आप बता देना, वहीं पे पिटीशन आपकी दायर हो जाएगी और सेम ऑर्डर आपका आ जाएगा इस विषय के संबंध में। यदि अभी भी आपको लगाना है पिटीशन तो अभी भी आपको मैं एक आज लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप की, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आकाश पाठक ऑफिशियल है, और वहां पे मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं, या फिर मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं। और उन सेम ऑर्डर चूंकि इंदौर हाईकोर्ट से आ चुका है तो सेम ऑर्डर इंदौर हाईकोर्ट से यहां से भी आ जाएगा और आप लोग मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ओके, सो ऐसे स्टूडेंट्स ध्यान दें कि वो जो है कांटेक्ट कर लें। यदि दिक्कत आ रही है तो आप लोग कॉल ना करें, आप लोगों से मेरा निवेदन है, बहुत ही आवश्यकता है तो ही कॉल करें, नहीं तो मुझे मैसेज करना है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे। मेरा ये जो नंबर है 9575476341। ओके, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें या टेलीग्राम मैसेज कर दें या इंस्टाग्राम पे कर दें, फेसबुक पे कर दें, कहीं पे भी आप मैसेज कर देंगे, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यदि गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं, गलत निर्णय लिए जा रहे हैं और जिससे छात्रों के भविष्य अंधकार में जा रहे हैं, तो उन मुद्दों को लेकर हमको कोर्ट में लड़ना है। हम किसी भी मामले को लेकर रुकने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी मामला हो, कोई भी केस हो, कोई भी वर्ष की परीक्षा हो। यदि गलत होगा, हमें लगता है कि हमारे साथ यहाँ अत्याचार हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम बिल्कुल लड़ेंगे, डटकर लड़ेंगे, बिना डरे हुए लड़ेंगे, निसंकोच लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। ये मेरा वादा है। बाकी आप लोगों को पता है विभिन्न याचिकाएं लगाई हैं, सारी चीजें यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह लड़ रहे हैं और ये लड़ते रहेंगे। लड़ाई कभी भी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि न तो हम किसी से डरते हैं न कुछ है। हमारा देश जो है भारतीय संविधान से चलता है और भारतीय संविधान ने हमको हमारे अधिकार दिए गए हैं। हमने माननीय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से निवेदन किया, उनको पत्र लिखे, मेल भेजा, मीडिया के माध्यम से संपर्क साधने का प्रयास किया, सारी चीजें के इन प्रश्नों को सही किया जाए और मेन जो आपने फाइनल आंसर की जारी की है उसको संशोधित करके जारी किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा भाई फाइनल आंसर की एक बार जारी होने के बाद नहीं होती है और ये एक्सपर्ट कमेटी का है, सारी चीजें। बट असिस्टेंट रजिस्ट्रार का क्वेश्चन जब हमने उठाया, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे डालना शुरू किया, उस पर कवरेज हुआ, तो उसके बाद तो तुरंत फाइनल आंसर की जारी हो गई थी और उसके बावजूद भी उसके अमेंडेड फाइनल आंसर की जारी करनी पड़ी आपको। आप कौन से रूल बनाते हैं और आपने कौन से रूल तोड़ देते हैं, ये तो आप ही जानते हैं कहां आपको लगाना है, कहां आपको करना है। शंकर शाह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कौन कौन से राजस्व जिले आते हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर की परीक्षा थी
असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, उस परीक्षा में प्रश्न आया था और उसमें जिले पूछे गए थे जिसका गलत उत्तर उनके द्वारा दिया गया था। जब गलत उत्तर दिया गया तो उसको लेकर जब हमने सोशल मीडिया पर उठाया प्रश्न, जबकि फाइनल उत्तर कुंजी जारी हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने फिर उसको अमेंडेड करके वो जारी किया। आप ऐसे एमपीपीएससी सिविल सर्विस 2022 की भी कर सकते थे, एक्सपर्ट कमेटी से पुनः राय ले लेते। आप भारत सरकार के जो विभिन्न सोर्सेस हैं इनका अध्ययन कर लेते। ये तो मैंने कुछ ही सोर्सेस बताए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 अगस्त 1942 को बता रहे हैं मन की बात में। किसकी बात में? मन की बात में कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। साथियों, मन की बात बता रहे हैं, वो लोकसभा में बोल रहे हैं, वो सारे पत्र जारी किए जा रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, लोकसभा में है, स्पीच है, सभी चीजें हैं। बावजूद इसके पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आपका कह रहा है सभी जगह स्पष्ट है कि 9 अगस्त 1942 को हुआ। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, उस जमाने में जो समाचार पत्र चला करते थे, चाहे वो अंग्रेजी के हों चाहे वो हिंदी के हों, प्रिंट मीडिया के, उन अखबारों की कटिंग्स भी वायरल होती हैं उस समय पे, उनमें भी दिया गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। बट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक्सपर्ट कमेटी को नहीं लगता है कि 9 अगस्त 1942 को हुआ। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि जब इनके स्टेटमेंट आए, मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं अखबारों के माध्यम से, और अखबारों में मैंने देखा कि एक में स्टेटमेंट दिया था कि एक्सपर्ट कमेटी का ऐसा मानना है कि 9 अगस्त 1942 को सारे नेता गिरफ्तार कर लिए थे, तो 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। बड़ा ताज्जुब की बात है कि जब आंदोलन शुरू होगा तभी तो नेता गिरफ्तार किए जाएंगे, या कोई कुछ शुरू कर ही नहीं रहा है, सब लोग घर पे बैठे हैं, नेता घर पे बैठे हैं, घर से थोड़ी किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा यहां पे एक प्रश्न बस ये है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर बार होता है, हर साल होता है। 100 प्रश्न सही नहीं बन रहे हैं, 100 प्रश्नों के सही उत्तर नहीं बन रहे हैं, हर बार बच्चों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है, उनका आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, क्या उनकी ये जवाबदेहिता नहीं है? क्या उनका ये उत्तरदायित्व नहीं है कि वो एक सही पेपर बनाए? क्या उनका उत्तरदायित्व नहीं है कि जो उत्तर कुंजी बनाई जा रही है वो सही उत्तर कुंजी बने, एक्सपर्ट कमेटी सही निर्णय ले? ऐसी एक्सपर्ट कमेटी जो आपके सही उत्तर नहीं बना पा रही, उनको ब्लैकलिस्टेड कीजिए। लेकिन नहीं, हर साल ये चीजें अपनाई जाती हैं, हर साल छात्रों का शोषण होना है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, कोर्ट में जाएं, लड़ें, पैसा खर्च करें। स्टूडेंट्स पढ़ने आया है, चाहे वो घर से पढ़ रहा हो, चाहे वो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में पढ़ने गया हो, कहीं पे भी वो कोर्ट कचहरी लड़ने के लिए नहीं आया था। लेकिन आपने एक ऐसे सिस्टम को निर्मित कर दिया है जो सिस्टम हर परीक्षा में, हर रिजल्ट पे कोर्ट जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी विसंगतियां हैं, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, इसलिए किसी को शौक नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी में जाके लड़े, याचिकाएं लगाए, पैसा खर्च करे। चाहे आपका प्री का रिजल्ट हो, चाहे आपका मेंस का रिजल्ट हो, चाहे आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए, कहीं कोई फॉर्मूला शुरू से लगाते हो, कहीं कोई फॉर्मूला बीच से लगाते हो, कहीं कहीं लगाते हो। मतलब अपने अनुसार मॉडिफाइड करना है, अपने अनुसार सारी चीजें करना है। अरे भाई, देश संविधान से चलता है, देश नियम और कानूनों से चलता है। नियम कानून नाम की कोई चीज है देश में कि नहीं है? रूल नाम की कोई चीज है कि नहीं है? जो रूल है उसके अनुसार तो कीजिए चीजें, कि नहीं हो रही हैं। अभी भी कैलेंडर जारी किया गया है 2023-24 का, और बिल्कुल सही है वो कि संभावित ही कैलेंडर है, तिथियां परिवर्तन हो सकती हैं उसमें, और होंगी। मैं कह रहा हूं, आज मेरा जो अनुभव है, आप सबका अनुभव है। और बड़ा ताज्जुब की बात है
ये बड़ा सरकार भी इसको बड़ा वो कर रही है। कल मैं देखा ट्विटर पे, जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पे भी डला हुआ है, आगामी 1 वर्ष का एडवांस में कैलेंडर दे दिया। अरे भाई, तुम आगामी 1 वर्ष का एडवांस में कैलेंडर मत दो, लेकिन जो 4 साल से भर्तियां नहीं हो पाई, 5 साल से नियुक्तियां नहीं हो पाई, पहले वो तो कर दो। और जो आपने एग्जाम कैलेंडर जारी किया है ना, वो एग्जाम कैलेंडर में भी फाइनल रिजल्ट नहीं है। प्री की डेट दे दी, मेंस की डेट दे दी, और उसमें भी कई एग्जाम्स की डेट नहीं दी है। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की डेट नहीं है, कई एग्जाम्स की, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की उसमें डेट नहीं है। और प्री मेंस बस यही तो चल रहा है। प्री करा लो, मेंस करा लो, इंटरव्यू करा लो, बैठ जाओ। नियुक्तियां तो किसी की दे नहीं पा रहे हैं। 2018 के बाद से वर्तमान समय तक 2023 तक 5 साल हो गए हैं। 2 सरकारें बन चुकी हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन चुके हैं इसी बीच में, वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और तीसरे मुख्यमंत्री कोई भी हो सकते हैं, XYZ, कोई भी पार्टी के हो सकते हैं। वो 2023 के इलेक्शन, जो कि लगभग में संभावित नवंबर में हो जाएंगे या दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, तब तक तीसरे सरकार बन जाएगी। 3 सरकारें बन जाएंगी, लेकिन लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी तक कोई नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं 5 साल में। भारतीय संविधान निर्माताओं ने कुछ चीजों को इसलिए संवैधानिक संस्थाएं बनाई हैं, इसलिए इतना मजबूत बनाया है, इसलिए उनको इतने अधिकार दिए हैं, ताकि उन पर कोई भी राजनीतिक दबाव ना हो, कोई भी हस्तक्षेप ना हो। निडर होकर भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वो परीक्षाएं या अन्य जो कार्य उनको सौंपे गए हैं, उनको पूर्णतः उनका निर्वहन करें। लेकिन क्या वर्तमान में उनके पालन हो रहे हैं? रिजर्वेशन का मामला क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 16 फरवरी 2022 को इंटरिम ऑर्डर जारी किया ओबीसी रिजर्वेशन मामले को लेकर कि 14% इंटरिम ऑर्डर के साथ में आप परीक्षाएं कंडक्ट कराइए, जब फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा उस दिन से वो लागू हो जाएगा। फिर जो भी जजमेंट आए, चाहे 27 आए चाहे 14 आए, आपको क्या करना था? 14% उसके साथ में आपको आगे बढ़ जाना था। लेकिन आप नहीं बढ़े, आपने इंतजार किया, सारी चीजें की। सरकार तो है, राजनीति तो हर जगह चलती है। फिर वो काहे करेंगे कि भाई सामने वाली पार्टी ने 27 दिया था, कोर्ट ने अगर फाइनल जजमेंट आ गया कहीं 14 कर दिया तो समस्या, 27 कर दिया तो दूसरा वर्ग समस्या। मतलब टोटल जो विद्यार्थियों का भविष्य है ना, उसको राजनीति का बढ़िया खिलवाड़ बना दिया। उसको युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। चुनाव लड़े जाएंगे बेरोजगारी के दम पर कि हम रोजगार देंगे। माननीय मुख्यमंत्री मामा जी कह रहे हैं कि हमने 1 लाख भर्तियां तो कर दी, अगली साल 1 लाख और लो सरकारी भर्तियां। गजब है यार। कोई भी सरकार आ रही है ना, बेरोजगारी की बात करके, युवाओं को रोजगार देने की बात करके सरकार बना के, और फिर 5 साल तक 4 साल तक युवाओं की कोई बात ही नहीं करते हैं। वो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सब एक दूसरे के बच्चों को भूल जाते हैं। जो चुनाव हुए, सरकार बनी 4 साल, अब एक साथ में दे रहे हैं ये भर्ती परीक्षा, व्यापम की ये भर्ती, वो भर्ती। हालांकि घोटाले होते हैं, वो अलग बात है, वो एक विषय हटके है ना। लेकिन यहां पे देखा जाए तो दे दनादन एक आदमी जो भूखा है वर्षों से, उसको तब जब आवश्यकता थी भूख की, तब खाना नहीं दिया। अब एक साथ खिलाए जा रहे हैं। आप मिठाई भी खाइए, आप ये भी खाइए, आप फास्ट फूड भी खाइए, आप डिनर कीजिए, ये करिए वो करिए। कैसे पचा पाएगा सामने वाला यार इन चीजों को? समय पे भर्तियां देते नहीं हो, फिर एक साथ भर्तियां देते हो राजनीति को देखते हुए। कैलेंडर फॉलो नहीं होते हैं। अभी तक एक सिंगल कैलेंडर तो 4-5 साल से आप देख लीजिए कोई फॉलो हुआ हो पूरा। और ये कैलेंडर भी पूरा फॉलो हो जाए तो मेरे पास आना, मैं इनाम दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये कैलेंडर पूरा फॉलो नहीं हो पाएगा। बहुत परिवर्तन अभी संभावित होंगे। अभी तो माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भविष्य में न जाने कितने अभी जो केसेस हैं वहां पे पेंडिंग, उनके जजमेंट आएंगे, उसके बाद में चेंजेस होंगे। क्योंकि कैलेंडर में भी स्पष्ट पॉइंट नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि माननीय कोर्ट के निर्णय के अनुसार तिथियां संभावित हो सकती हैं, जो भी होगा।
खैर ये विषय पे अगर चर्चा करेंगे तो फिर बहुत बड़ा है। अभी हमने एक MPPSC फाइल करके एक वेब सीरीज लॉन्च की थी, जिस पर हम MPPSC की पूरी चर्चा कर रहे थे। 2019 से लेके 2023 तक का यात्रा वृत्तांत था पूरा उनका, क्या क्या किया है, कितने केसेस लगे हैं, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर लगे हैं। उसके एपिसोड 1 और 2 ही आ पाए हैं अभी, व्यस्तता के कारण, समय की अल्पता के कारण आगे हम उनको नहीं बना पाए, लेकिन जल्द ही प्रयास करेंगे कि उसमें एपिसोड 3 और 4 लाएं और 19 को ख़त्म करते हुए और 2020 पे आएँ और फिर धीरे धीरे 2021-22 को भी लेकर आपसे चर्चा करें। हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, जल्द से जल्द आपको पूरी कहानी समझाएंगे कि क्या चल रहा है, क्योंकि विद्यार्थी जो है ना वो नहीं समझ पा रहा है, वो नहीं और न समझना चाहता है। उसको तो ये लगता है कि कुछ लोगों को शौक हो गया है कोर्ट में लड़ने का, ये करने का, वो करने का। अरे भाई गलत है तभी कोई कोर्ट जा रहा है। जब आपके साथ अत्याचार होगा तब आपको पता चलेगा, और तुम्हारे साथ हो भी रहा हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे अधिकारों का हनन भी हो रहा हो, अब तुम्हें नहीं है ताकत, तुम कायर हो, तो तुम क्या करोगे? आलोचना ही तो करोगे। करने को क्या है तुम्हारे पास? सिर्फ आलोचना करिए। आजकल बड़ी समस्या है हमारे समाज में कि अच्छे आलोचक भी नहीं रहे हैं। आलोचक बुरी चीज नहीं होती है, आलोचना बुरी चीज नहीं होती है, आलोचना होना चाहिए। आलोचना से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, सुधार होता है। लेकिन आजकल सकारात्मक आलोचना ना होकर पूर्व ग्रह से ग्रसित होकर लोग आलोचना करते हैं। देखा ये व्यक्ति को मेरे पसंद नहीं है, बस निगेटिव वो करके। अच्छे आलोचक नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है कि हमारा बस एक प्रयास है, हम सबका सम्मान करते हैं, सारी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में असहमति जाहिर करना हमारा अधिकार है। मैं माननीय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनकी कार्यकलाप से, उनके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम, उनके द्वारा जो परीक्षाओं के परिणाम जारी किए जा रहे हैं, उनकी विसंगतियों को लेकर मेरी सहमति नहीं है। मैं उनको लेकर असहमति व्यक्त करता हूं और इसलिए मुझे लगता है कि वहां जहां गलत हैं वहां हम कोर्ट में जा रहे हैं। बाकी कोई समस्या नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। और निरंतर ये जो कार्यक्रम है, जो यात्रा है, वो निरंतर चलती रहेगी। जब तक दम है, जब तक हिम्मत है मेरी, जब तक कर सकते हैं तब तक हम करते रहेंगे। इसी के साथ आगे की जानकारी हम आपको आगे बता देंगे। आप लोग बस शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि आ गया है। जबलपुर में भी इंटरिम ऑर्डर इससे रिलेटेड हम प्रयास कर रहे हैं कि आ जाएगा जल्दी। बाकी जो भी लगाना चाहते हैं वो लोग मैसेज कर दें, जो नंबर मैंने आपको बताया 9575476341, इस नंबर पे, और आपकी पिटीशन लग जाएगी। उससे हम इंटरिम ऑर्डर आपका भी आ जाएगा। इसी के साथ आज विदाई लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।